इजराइल पर हमले के बाद आतंकी संगठन हमास का नाम इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमास के हमले में इजराइल के अब तक 1400 से अधिक नागरिक, और वहीं बात करें गाजा पट्टी की तो गाजा पट्टी में अब तक 10,000 से अधिक नागरिकों की मौत हो गई है। आइए जानते हैं कि हमास का लीडर कौन है, इसका इतिहास कैसा रहा और यह चाहता क्या है। हमास एक आतंकी संगठन है जिसका पूरा नाम हरकत अल मुकामा अल इस्लामिया है, मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। इसकी स्थापना 1987 में शेख अहमद यासीन नाम के एक फिलिस्तीनी मौलाना ने इस संगठन का गठन किया था। हमास के गठन की टाइमिंग बहुत अहम है क्योंकि इसी साल फिलिस्तीन में शुरू हुआ था इंतिफादा आंदोलन। फिलिस्तीन में शुरू हुए इंतिफादा आंदोलन का मकसद था इजराइल से आज़ादी हासिल करना, वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी जेरूसलम को इजरायली कब्जे से मुक्त करवाना। 1987 का यह मूवमेंट इंतिफादा आंदोलन कहलाता है। पहला इंतिफादा आंदोलन गाजा चेक पोस्ट पर हुई एक घटना इस आंदोलन का ट्रिगर बनी। हुआ यह था कि फिलिस्तीनियों का एक ग्रुप चेक पोस्ट पर प्रदर्शन कर रहा था, तभी इजरायली सैनिकों ने उन पर गोली चला दी और 4 फिलिस्तीनी मारे गए। इसके बाद पूरे फिलिस्तीन में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस वक्त तक फिलिस्तीनी ज्यादातर बिना हथियारों के ही लड़ते थे। इसी बैकग्राउंड में हमास का गठन हुआ। 1988 में यह संगठन राजनीतिक अस्थिरता के बीच अपना चार्टर जारी किया, यानी अपना मकसद जाहिर किया। देखिए, हमास का मेन मकसद है कि इजराइल का विनाश करना और फिलिस्तीन के ऐतिहासिक भूभाग में इस्लामिक सोसाइटी की स्थापना करना। अंतर्राष्ट्रीय पक्षों ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद सुलझाने की काफी कोशिश की, बट बहुत बातचीत के बाद 1993 में ओस्लो एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ओस्लो एग्रीमेंट है क्या। देखिए, इसमें 2 बड़ी चीजें थी। पहला यह था कि फिलिस्तीनी नेतृत्व की ओर से इजराइल को मान्यता दे दी गई, और दूसरा यह था कि गाजा और वेस्ट बैंक में स्वशासन के लिए फिलिस्तीनियों की अंतरिम सरकार पर समझौता। इस समझौते पर इजराइल की ओर से प्रधानमंत्री इत्ज़ाक रबीन ने दस्तखत किया और फिलिस्तीनी पक्ष की तरफ से यासिर अराफात ने साइन किया। अराफात फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात PLO के लीडर थे। PLO फिलिस्तीन की आजादी से जुड़ा सबसे प्रमुख संगठन था। एक समय था जब PLO फिलिस्तीनी के समूचे ऐतिहासिक भूभाग को आजाद करवाने की मांग करता था और बंटवारे को खारिज करता था। मगर 1988 में इजराइल के गठन के बाद PLO को समझ आया कि इजराइल को समूचा निकाल पाना मुमकिन है, इसलिए बेहतर होगा कि फिलिस्तीनी अधिकारों के लिए थोड़ा कंसेशन दिया जाए और बंटवारों को लेकर डील की जाए। इसी कंसेशन का नतीजा था ओस्लो अकॉर्ड्स। लेकिन क्या PLO के इस समझौते से सारे फिलिस्तीनी सहमत थे? सारे लोग तो नहीं थे। कई लोग अपने अधिकार छोड़ जाने का विरोध कर रहे थे, उन्हें बंटवारा मंजूर नहीं था। फिलिस्तीनी अधिकारों की जिरह करने में एक था हमास, वो तो ओस्लो अकॉर्ड्स के लिए हो रही वार्ता का भी विरोध कर रहे थे। ओस्लो समझौते पर दस्तखत होने के 5 महीना पहले अप्रैल 1993 में हमास ने इजराइल के खिलाफ अपना पहला सुसाइड अटैक किया। यह अटैक आगे चलकर हमास की पहचान बना। हमले के बाद से हमास फिलिस्तीनी का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। हालांकि फिर 1994 में ओस्लो अकॉर्ड्स हुए। समझौते के मुताबिक गाजा और वेस्ट बैंक के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फिलिस्तीनी अथॉरिटी का गठन हुआ, मगर इसके बाद भी हमास ने आत्मघाती हमले जारी रखे। हमलों के पीछे 2 प्रमुख मंशा थी। पहला यह था कि फिलिस्तीनी आबादी का सपोर्ट जुटाना और दूसरा यह था कि शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारना। 1997 में अमेरिका ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इजराइल ने भी हमास को एलिमिनेट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद हमास का प्रभाव, उसकी ताकत बढ़ती गई। उसे ईरान जैसे इजराइल विरोधी देशों से फंडिंग मिलने लगी। साल था 2000 जब ओस्लो अकॉर्ड्स को 7 साल पूरे हो चुके थे। शांति की जो उम्मीदें बंधी थी वो पूरी नहीं हुई। इसी बैकग्राउंड में जुलाई 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के नेतृत्व में कैंप डेविड सम्मेलन हुआ। कहते हैं कि इस वार्ता के दौरान इजराइल ने पूरा गाजा और वेस्ट बैंक का करीब 90% हिस्सा फिलिस्तीन को लौटाकर सेटलमेंट की पेशकश की थी। साथ ही जेरूसलम पर भी कुछ कंसेशन देने के लिए राजी हुए थे, मगर अराफात ने यह ऑफर ठुकरा दिया। वार्ता नाकाम रही। इजराइल और अमेरिका ने इसका दोष फिलिस्तीनी राष्ट्रपति यासिर अराफात को दिया। हालांकि कई जानकार कहते हैं कि यह मामला इतना सीधा नहीं है। वेस्ट बैंक और गाजा ये दोनों फिलिस्तीनी इलाके हैं। कैंप डेविड की नाकामी से यही माहौल खराब था। ऐसे में सितंबर 2000 में एक और बड़ी घटना हुई। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शेरोन जेरूसलम स्थित टेम्पल माउंट पहुंचे। उनका मकसद था इस विवादित परिसर पर इजराइल के दावे का प्रदर्शन। इस घटना से फिर आग भड़क गई। फिलिस्तीनियों ने कहा कि इजराइल इस परिसर पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है।
और इसी घटना के बाद शुरू हुआ सेकेंड इंतिफादा। इस बार ये आंदोलन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हिंसक था और इस इंतिफादा का लीडर था हमास। उसने जमकर सुसाइड धमाके और बम ब्लास्ट किए। इजराइल ने भी हिंसा में कमी नहीं रखी। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे की नागरिक आबादी को जमकर निशाना बनाया। सेकेंड इंतिफादा शुरू होने के कुछ महीनों बाद अप्रैल 2001 में हमास ने इजराइल पर पहला रॉकेट अटैक किया। साल 2004 में यासिर अराफात का निधन हो गया। उनकी जगह फिलिस्तीन अथॉरिटी का चेहरा महमूद अब्बास बना। उनके पास न तो अराफात जैसा सपोर्ट था न उनके जितनी स्वीकार्यता। इसके चलते हमास का कद और बढ़ा। 2006 में फिलिस्तीन अथॉरिटी की सीटों के लिए चुनाव हुए। हमास ने भी चुनाव लड़ा और उससे बहुमत भी मिल गया। इस जीत का मतलब था कि वेस्ट बैंक और गाजा दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन में अब हमास का दबदबा। इस जीत ने हमास और फिलिस्तीन अथॉरिटी के बीच दरार को और गहरा कर दिया। मगर फिलिस्तीन अथॉरिटी के पास इंटरनेशनल सपोर्ट है, इसलिए वो इजराइल से डील का पक्षधर है। उसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फंड भी मिलता है। कहते हैं कि इस फंडिंग ने फिलिस्तीन अथॉरिटी को बेहद भ्रष्ट बना दिया है। फिलिस्तीन अथॉरिटी खासतौर पर फतह किसी सूरत में वेस्ट बैंक का कंट्रोल नहीं खोना चाहता था। उसने हमास को साइड लगाने की कोशिश की। इसका नतीजा हुआ बंटवारा। वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीन अथॉरिटी का कंट्रोल हो गया और गाजा का डी फैक्टो रूलर हो गया हमास। यानी अब पूरी फिलिस्तीनी आबादी को नेतृत्व करने के लिए, उनकी बात रखने के लिए कोई संगठित अथॉरिटी नहीं थी। पीएलओ इस फूट के चलते 2006 के बाद फिलिस्तीन में कोई चुनाव ही नहीं लड़ा। हमास और फतह एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इस फूट का इजराइल ने खूब फायदा उठाया है। उसने शांति वार्ता करने से इनकार कर दिया। कहा जब तक हमास से गाजा की कमान नहीं छीनी जाती तब तक बातचीत संभव नहीं है।